नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ जो प्रश्नावली है 1F। दोस्तों ये 1F की बेसिक है। दोस्तों जितने भी इसके बेसिक पार्ट बनेंगे हम बेसिक पार्ट बनाकर प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी अभी तक हमने पीछे वाले पार्ट पढ़ाए हैं उनको देखें तो ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों कई लड़के हैं सब्सक्राइब कर कर मजे ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप क्यों पीछे हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और भी आप भी पढ़ने का आनंद लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को 1F का बेसिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए, मैंने ले लिया अपनी किताब और मार्कर। दोस्तों आप भी ले लीजिए कापी और किताब हमेशा लेकर बैठा करिए जब मैं पढ़ाई करूं, और जब मैं पढ़ाई करूं तो आप लोग ध्यान सुनना। जब मैं पढ़ाकर साइड में हटता हूं आप लोग के लिए, तब आप लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट में पढ़ा रहा हूं आप लोग को शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और इनके प्रगुण। मैं इसमें पढ़ाऊंगा केवल आप लोग को शून्य के बारे में, और शून्य के जितने भी प्रगुण होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हेडिंग आपके सामने है, शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में। मतलब कि ये जो शून्य है तो शून्य की परिभाषा क्या बना सकते हैं, तो शून्य की परिभाषा भी बना सकते हैं। शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम शून्य देखिए शून्य किस प्रकार परिमेय संख्या है, तो शून्य क्या है, शून्य क्या बोलते हैं हिंदी में, जीरो। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दिखाएं किस प्रकार है, शून्य परिमेय संख्या है, किस प्रकार है। देखिए शून्य है तो शून्य के बटे हम एक लिख सकते हैं, शून्य के बटे हम दो लिख सकते हैं। मतलब कि शून्य के बटे परिमेय संख्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या ना होने के लिए कई ऐसे रूल है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए पहला तो है उसका जो हर क्या होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, और रूल में संख्या नहीं लगी रहनी चाहिए। रूल मतलब क्या होता है, जो जैसे इसका हमने चिन्ह बनाया है ये रूल में नहीं होना चाहिए। यदि रूल में हो जाएगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और उसका हर भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जीरो और लेकिन जीरो परिमेय संख्या है, ये जीरो कह रहा है कि जीरो परिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या बताया कि जीरो हर में जीरो नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका अंश जीरो हो, मैं ये कह रहा हूं कि यदि परिमेय संख्या होगा तो उसका अंश चाहे जो हो जाए, जीरो हो जाए, एक हो जाए, दो हो जाए, पांच हो जाए, चाहे जो हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमें परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए तो यदि हम पढ़ेंगे तो उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए जीरो बटा एक है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसी को हम उल्टा करके एक बटा जीरो लिख दें, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या हो गया, हर जीरो हो गया ना। तो हमने आपको बताया ना कि उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। अभी क्या हमने पढ़ा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और शून्य की परिभाषा क्या बताएं कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, किस प्रकार है, तो जीरो बटा एक लिख सकते हैं, जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन, जीरो बटा चार, जीरो बटा पांच। मतलब कि जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो बटे कुछ भी लिख देंगे वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि किसी संख्या लिखी है उसके नीचे यदि हम जीरो लगा देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूल होता है, यदि उसका हर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तब देखते हैं दूसरा नोट क्या है। इसमें दूसरा नोट क्या है, और आप लोग को ये आप लोग को पढ़ लेना चाहिए कि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना भी प्रश्नावली पीछे जितना भी इतना रूल दिया रहता है, सबसे पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले उसको पढ़ लिया करिए। यदि उसको पढ़ लेंगे ना तो आप लोग को भूलेगा नहीं। जितना भी आप प्रश्नावली यदि पीछे पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली अपने से लगा लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना प्रश्नावली पीछे जितने भी रूल दिए हैं ना, सबसे पहले उसको पढ़ लिया करिए। यदि उसको नहीं समझ आता है तो मैं भी उसी को पढ़ाता हूं। सबसे पहले आप लोग को रूल पढ़ना है, और जो नहीं समझ आएगा तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है प्रयास कीजिए। उसका दूसरा देखेंगे कि जीरो को परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रकार हमने बताया कि क्यू का मतलब पी बाई क्यू है, तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब अंश है, और क्यू का मतलब क्या है, क्यों हर है। तो भाई पी बाई क्यू जीरो है, जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्यों है डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको नोट दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है शून्य के प्रगुण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य के प्रगुण। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो पहले इसको मैं कर दे रहा हूँ, आप बता रहा हूँ कि शून्य का अवयव क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग हमारी आएगी शून्य के प्रगुण, शून्य के प्रगुण। हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार कर दीजिएगा, क्या हमने डाला कि शून्य के प्रगुण। ठीक है, इतना डालने के बाद हम इसका सबसे पहले पढ़ेंगे योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव, शून्य के प्रगुण पढ़ रहे हैं ना, तो शून्य के प्रगुण का सबसे नंबर पहला पढ़ेंगे योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है, ये होता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि हम जीरो जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है जो हम सब पूर्णांक हम ले रहे हैं। दिखाए कैसे, देखिए पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं, पूर्णांक संख्या मान लीजिए 3 है, तो 3 में यदि हम जीरो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। यदि हम -5 में जीरो जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, -5 ही प्राप्त होगा ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये डालिए है हेडिंग योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि जब हम किसी पूर्णांक संख्या में यदि जीरो या शून्य जोड़ते हैं तो उनका मान वही रहता है जो हम पूर्णांक संख्या लिए हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा है, तो 3 + 0 बराबर कितना है, 3 है ना। तो यदि हम 3 में जीरो जोड़े तो कितना आया, 3 ही आया। -5 में जीरो जोड़े तो -5 ही आया। और चाहे जितनी भी बड़ी संख्या में हम माइनस का, मान लीजिए माइनस का 100 है, इसमें जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो माइनस का 100 ही आएगा। यदि हम 100 में जीरो जोड़े
तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ो तो कितना आता है, जितना हम जोड़ रहे हैं ना शून्य से उतना ही प्राप्त होता है। जितना हमने जैसे -5 को जोड़ा तो -5 ही प्राप्त हुआ। तो यही क्या होता है, योग का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, उदाहरण इसको लिख सकते हैं, परिभाषा ऊपर लिखी ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। उसके बाद देखिए, जो योग का तत्समक अवयव लिखा है उसके नीचे हेडिंग डली है, इसकी परिभाषा भी लिखी है कि हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है या होता है। तो उसके नीचे उदाहरण देने के बाद यह लिखा है कि क्या यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या ये परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है कि योग का तत्समक अवयव यदि जिस परिमेय संख्या में हम जोड़े तो उनका योगफल जो है वो भी उतना ही प्राप्त होता है जितना हम लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए ये -3/2 है, तो इसमें यदि हम 0 जोड़ रहे हैं तो क्या ये -3/2 ही प्राप्त होगा। चलिए हम हल कर लेते हैं, तो देखिए वही प्राप्त होगा। लेकिन एक बार हम हल कर ले रहे हैं, -3 है/2, 0 हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने के बाद हम तिर्यक को गुणा करा देंगे, तो -3 जिस प्रकार अभी तक हमने गुणा किया है तो 3 का हम 0 में गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या में यदि 0 को गुणा करते हैं तो उनका मान कितना आता है, 0 ही आता है। बटा 2 एकम 2 कितना हुआ, तो -3 है तो 0 जोड़ेंगे कितना ही आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। उसके बाद बटे में कितना है, 2 है। देखिए कितना आया, -3/0 आया है। तो यहाँ -3/0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3/2 ही आएगा। जितना जोड़ रहे हैं उतना ही आएगा। हम इतना प्रोसेस ना कर कर यदि हम 0 जोड़ रहे हैं तो हम सीधा लिख देते हैं -3/2। लेकिन -3/2 लिख देते हैं, लेकिन किसके कारण लिख देते हैं, तो योग का तत्समक अवयव के कारण लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई पूछ सकता है कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है, लेकिन किस कारण, किस विधि कारण होता है, तो ये होता है योग का तत्समक अवयव के कारण। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जितने भी उदाहरण दिए हैं एक बार लगा सकते हैं। देखिए 2 उदाहरण दिए हैं, तो एक -2/3 + 0 बराबर, इसको हम हल करेंगे तो -2/3 ही आएगा। दूसरा दिया है 0 + -2/3, इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, -2/3 ही आएगा। इसमें बस पहले दे दिया है, इसमें संख्या -2/3, उसमें दे दिया है पहले 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अभी हमने पढ़े योग का तत्समक अवयव। अब हम देख रहे हैं किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। हमने बताया किसी भी परिमेय संख्या से शून्य का गुणा यदि करेंगे तो उनका मान क्या आएगा, शून्य ही आएगा। जिस प्रकार अभी हमने यहाँ बताया था किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उनका मान 0 ही आता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं कर दे रहा हूँ रफ। तो चलिए देखिए हेडिंग डल गई है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। तो इसे आप लोग को पता भी है, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताऊंगा तो वहाँ आप लोग को सही से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है, इसको सभी को पता रहता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है, और किसी भी संख्या से यदि गुणा करते हैं 0 से तो उसका गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है किसी परिमेय संख्या से शून्य से गुणा। तो इसके नीचे इसकी फिर दिया कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया है -4 गुणे 0। जब इसको हम गुणा करेंगे -4 या -4 हो या +4 हो, यदि 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यही कोई यदि 0 कर दिया, गुणा कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी संख्या दे देगा, उसके बीच में एक 0 दे देगा। उसके 0 से यदि हो गए ना तो वो जितनी भी बड़ी संख्या है सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। बहुत बड़ी संख्या लिख गई है, लिख गया 14 इतना गुणे 12 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 18, कह रहा है इसको गुणा कीजिए।
तो बहुत से लड़के इसको सीधा गुणा करने लगेंगे। पहले 14 40 का गुणा 12 में करेंगे, फिर 14 में करेंगे, फिर 0 में करेंगे, फिर 18 में। जैसे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यदि आप लोग गुणा कर रहे हैं तो बीच में यदि गुणा का चिन्ह दिख जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन गुणा यदि लगा है ना तो उनका मान 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करते हैं तो उनका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके नीचे एक हेडिंग दी है, कह रहा है कि क्या यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है? तो हाँ सत्य है। क्यों, कैसे सत्य है तो देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए -4/2 लिखा है गुणे 0। तो हमने अभी क्या बताया, किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उनका मान कितना आ जाता है? तो 0 आ जाता है। इसका कहने का मतलब है, कह रहा है कि क्या परिमेय संख्याओं में भी जो ये नियम हम लगा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं? तो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हम जानते हैं ना, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है ना। यह इसका आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या हो, धनात्मक परिमेय संख्या हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो या पूर्णांक, जो भी संख्या यदि हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बात आपको पता हो गई है। उसके बाद यह इस पे उदाहरण दिए, इसको आप अपने से लगा लीजिएगा। उसके बाद इसमें दिया है, आप देखिए अभी तक हमने पढ़ा था शून्य की प्रगुणना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1 का प्रगुण क्या होता है। तो 1 का प्रगुण हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले 1 का प्रगुण, 1 का प्रगुण, 1 का प्रगुण। तो इसका सबसे नंबर पहला देखेंगे हम, गुणा का तत्समक अवयव। अभी हमने पढ़ा था जब शून्य का प्रगुण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था योग का तत्समक अवयव। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे? गुणा का तत्समक अवयव। जिस प्रकार हम वहां देखे थे कि किसी भी संख्या में यदि 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान वही प्राप्त होता है ना। तो यही हम क्या देखेंगे? किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही प्राप्त होता है जितने से हम गुणा करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। हमने शून्य का जब प्रगुण पढ़ा था तो वहाँ क्या पढ़ा था? योग का तत्समक अवयव। हेडिंग लंबी से डली थी, वहाँ लिखा था योग का तत्समक अवयव। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है गुणा का तत्समक अवयव। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव वो होता है कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं, यदि हम शून्य का पढ़ रहे हैं तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो उनका मान वही प्राप्त होता है। वही को हम जब गुणा में ले जाते हैं तो किसी भी संख्या से यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही प्राप्त होता है जितने से हम गुणा करते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर करा 4/2 से हमने 1 से गुणा किया है तो 4/2 आया है। जिस प्रकार आप पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं या 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं या 40 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 40 का पहाड़ा हम एक बार पढ़े तो 40 से कम 40 पढ़े ना, तो किसके कारण होता है? तो गुणा के तत्समक अवयव के कारण होता है। ठीक है, तो अभी एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए कि 20 है तो 20 का हम गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ हम यदि माइनस का गुणा हम -20 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? -20 ही आएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही प्राप्त होता है जितने से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नियम था? गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों ये छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जब आप लोग जब प्रश्नावली लगाएंगे ना तो काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगी इस प्रश्नावली, इस वीडियो को बनाने से। क्योंकि दोस्तों मैं इतना छोटी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बनाया हूँ कि आप लोग कुछ जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? जो आगे की प्रश्नावली नहीं लगाना है, क्या करना है? जिसमें जो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम है उसको एक बार पढ़ लेना है। प्रश्नावली अभी आप लोग को नहीं लगाना है। जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग प्रश्नावली लगाएंगे। यदि अभी नहीं आ रहा, यदि आ रहा है तो लगा लेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।